हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक। Importance of atmosphere. The atmosphere acts as a huge canopy to protect the earth from solar radiation. It keeps out dangerous ultraviolet rays, yet it permits an appreciable amount of heat. About 47% of solar energy reaches the earth and the lower layer of the atmosphere. Thereby, temperature is moderated. Extreme of heat and cold are prevented. The atmosphere also protects us from millions of meteoroids and meteorite particles which fall towards the earth every day. It is because of the atmosphere that temperature vary, producing a circulation of air, which in return produce wind, rain and other phenomena on which all plant and animal life are dependent. ये एटमॉस्फेयर हमारे पास बहुत बड़ा कैनोपी है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है जिससे अर्थ को सोलर रेडिएशन से बचाव मिलता है, मतलब प्रोटेक्ट होता है अर्थ सोलर रेडिएशन से, यूवी रेज से। जो डेंजरस अल्ट्रावायलेंट रेज है उससे अर्थ प्रोटेक्टेड रहता है। 47% ऑफ सोलर रेडिएशन ये अभी अर्थ के लोअर ग्राउंड पे अभी तक रीच कर पाती है, बाकी सब जगह हीट और ठंडी हो जाती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मीटराइट पार्टिकल से बचाता है जो अर्थ की तरफ हमेशा गिरते रहते हैं। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो अर्थ को विंड, रेन, ये सब फिनोमिना प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है जो प्लांट और एनिमल लाइफ पर डिपेंडेंट होते हैं। अब ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? ओजोन O3 is present in significant amount in both stratosphere and troposphere. The stratosphere ozone is generated by the action of ultraviolet light on molecules of oxygen, while the tropospheric ozone is generated by the action of ultraviolet light on the molecules of nitrogen dioxide and becomes a serious pollutant. ओजोन जो अमाउंट स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर में ओजोन का बहुत सारा अमाउंट प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन जनरेट होता है अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्शन की वजह से, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का जनरेट हो जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट में और फिर वो ओजोन बन जाता है। ट्रोपोस्फियरिक ओजोन में अल्ट्रावायलेट लाइट नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बनती है और स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन में अल्ट्रावायलेट लाइट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनती है। ये सारे डाइऑक्साइड्स होते हैं और सीरियस पॉल्यूटेंट कह जाते हैं। ट्रोपोस्फियरिक ओजोन में सनलाइट जो होती है वो एक्सलरेटेड रहती है, मतलब साइड से आती है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन इंडस्ट्रीज से जो होता है, हाइड्रोकार्बन का इमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल मतलब गैराज वगैरह का जो एग्जॉस्ट रहता है, धुआं रहता है, वो सब मिलके ओजोन लेयर को किल करता है। A high concentration of tropospheric ozone possesses a serious threat to human health, damages the valuable forest and reduces crop yield of the sensitive species. ये ओजोन लेयर के कुछ डिफेक्टिव्स है जहाँ पे क्रॉप यील्ड करना कम हो जाता है, स्पीशीज कम हो जाती है और वैल्यूएबल फॉरेस्ट है वो कम हो जाते हैं। ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर. In the upper atmosphere, a layer of ozone gas prevent ultraviolet radiation from reaching the ground in harmful quantities. अपर एटमॉस्फेयर मतलब स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है वो हार्मफुल क्वांटिटीज़ को एमिट करता है। स्ट्रेटोस्फियर का ओजोन ऑक्सीजन से बनता है और ट्रोपोस्फियर का नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ओजोन जो है वो सनलाइट के कारण ब्रेक हो जाता है, उसकी वेवलेंथ कम होती जाती है, उसकी जो टाइम लिमिट है जितना वो रह सकता है वो कम होती चली जाती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एक शील्ड प्रोवाइड करता है अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिससे जो यूवी रेज है अर्थ को सरफेस को डायरेक्ट नहीं आएगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं हो पाएगा, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ये सब नहीं रह पाएंगे अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहा तो। Depletion of ozone. During the recent year, high rate of depletion of ozone, especially in polar and subpolar region, has been observed. Chlorofluorocarbons among the chemical substance are held responsible for this depletion. डेप्लेशन मतलब कम होना। आजकल ये ओजोन लेयर बहुत कम होता चला जा रहा है, लेयर में होल हो रहा है। सब पोलर और पोलर रीजन्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये केमिकल है, इसकी बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके बाद वो जो लेयर है वो कम हो रहा है ओजोन लेयर। Due to high rate of the chlorofluorocarbon as an ozone depleting substance in high-tech field, the ozone reduce. This is called ozone hole. The depletion of ozone layer may to global warming but also higher incidence to disease. ओजोन होल के कारण बहुत सारे डिजीज भी हो सकते।
ग्लोबल वार्मिंग हम सब जानते हैं क्या होता है, ज़्यादा अर्थ पे गर्मी बढ़ जाती है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाता है। जब ओजोन लेयर की वेवलेंथ कम हो जाएगी, उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाएगी, उसके बाद जो डिजीज़ वगैरह आएगी उसमें से जो मेन डिजीज़ रहेगा वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस की वजह से बनता है। ग्रीन हाउस गैस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन देती है, बहुत, जो उससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस की वजह से बढ़ता है, जिसमें एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रेजेंट है। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस में प्रेजेंट है, जिसका 0.5% जो इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस में है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% ऑफ जो है वो परसेंटेज हमें ग्रीन हाउस गैस को प्रोवाइड कराता है। बाकी जो बच गए हैं 50%, उसमें से वाटर वेपर, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने आप में योगदान देते हैं। एटमॉस्फेरिक वार्मिंग विल रियल consequences ऑफ द वर्ल्ड, फॉर विद दैट वार्मिंग विल ऑल्सो कंडीशनल सी लेवल राइज। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज भी हो सकता है, जिससे फ्लड, ड्रॉट, इन सब की जो बायोडाइवर्सिटी है इनकी भी पब्लिक हेल्थ पे बहुत बड़ा पड़ेगा, इस पे जो होने का चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ तो हैव ऑल्सो देयर फेलआउट्स इन चेंजिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब टेक्निकली डिजिटली बहुत अर्थ एडवांस हो गया है, उसके कारण क्या होने वाला है अर्थ में बहुत पहले से ही पता हो जाता है। इफेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से होता है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पोलर रीजन पे कब होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पोलर रीजन बहुत ही ठंडा जगह होता है, वहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। स्नो वहाँ पे जमने की जगह मेल्ट होने लगता है, वहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होता है, जो इंक्रीज होने के बाद हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद 5 डिग्री हो जाता है। 2 डिग्री एवरेज होता है, 5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे समर टेम्परेचर राइज होता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और राइज हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन होता है वेस्ट अटलांटिक आइस शीट की तरफ से, मतलब यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होने लगता है। वेस्ट अटलांटिक आइस शीट इंक्रीज हो जाता है 5 से 6 मीटर से या 16 से 20 फीट तक। इसका जो लेजिमिटेड रीज़न है वो इवेंचुअल इंक्रीज इन सी राइज है। सी अगर राइज होगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने लगेगा। अभी इफेक्ट पड़ते हैं कि समुद्र के पानी में ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्शन है वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से होता है। अभी हमने पोलर रीजन का पढ़ा, अब हम सी लेवल का पढ़ते हैं। परमानेंट फ्लडिंग ऑफ वेटलैंड एंड लोलैंड, एक्सेलरेटेड कोस्टल इरोजन, मैग्नीफाइड कोस्टल फ्लडिंग, थ्रेट टू कोस्टल स्ट्रक्चर्स, इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ ईस्टुअरीज एंड एक्विफायर्स। सैलिनिटी बढ़ जाएगी, अगर पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो गर्मी ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होगी। जो कोस्टल एरियाज है, मतलब जहाँ पे ठंडे एरिया है, पानी ज़्यादा भरा होता है, वहाँ पे अपने हीट अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। वेट लैंड और लो लैंड, यहाँ पे जो फ्लडिंग सिस्टम है, अगर पानी ऊपर गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज होगा तो ये सब जगह फ्लड हो जाएगा। एग्रीकल्चर में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कल्टीवेशन ऑफ राइस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से राइस बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होने लगी है, जिसमें नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स कम यूज़ होते हैं। हमें नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र अब कम यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब फर्टिलाइज़र खुद हमें इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड कर देता है। डोमेस्टिक एनिमल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 से 15% जो ग्लोबल मीथेन प्रोडक्शन है एनुअली होता रहता है। अटेंशन तो भी इस पर फोकस दिया जाएगा, जिस चीज़ पे अटेंशन दिया जाता है वो है जो चेंजेस हो रही है एग्रीकल्चर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कुछ जो साइंटिस्ट है वो एग्रीकल्चर क्रॉप को यील्ड कर रहे हैं, बेनिफिशियल बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बहुत अच्छे हो गए हैं। और कुछ इम्पैक्ट आता है, एक जगह है एल नीनो, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। एल नीनो पैसिफिक इक्वेटोरियल वाटर साउथवर्ड की तरफ जाता है क्रिसमस टाइम पे। जब क्रिसमस टाइम होता है तब उसका पैसिफिक इक्वेटोरियल वाटर साउथ की तरफ जाता है। जब 1960s चल रहा था तभी फिनोमिना किया गया था, जिसको सदर्न ऑक्सीलेशन शिफ्ट एल नीनोज ग्लोबल रीच वॉज एस्टैब्लिश्ड। उस समय सदर्न ऑक्सीलेशन को शिफ्ट किया गया था, मतलब यहाँ पे जो पेरियोडिक टेबल होता है उसको शिफ्ट करके एल नीनो के पास ग्लोबल एस्टैब्लिश किया दिया गया था। पेरियोडिक जो वार्मिंग हो रही है ओशन वाटर की तरफ से, वो एटमॉस्फेयर को जो डिस्टर्ब कर रही थी, एक बार पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जहाँ पे एल नीनो
जहाँ पे ऑसिलेट हुआ था, उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल हो गई थी। एल नीनो ऑकर वंस एवरी 5 ईयर। एल नीनो हर 5 साल में एक बार होता है। ये 18 मिनट तक रहता है, मतलब 1902 से 1995 तक ये इंडिकेट किया गया था। अब जो सजेशंस दिए जा रहे हैं वो हर 3 ईयर में होने लगेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है। लास्ट डिकेड में 3 बार ऐसे 5 ऑकरेंस हुए थे, हर 3-3 साल पे एल नीनो के 5-5 ऑकरेंस हुए थे। अब सदर्न कंट्रीज बहुत सारे हैं, सदर्न ऑसिलेशन के कारण कुछ कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बाद हो जाते हैं। और इसमें जो डिपेंडेंट है, फूड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, फिशरी सेक्टर्स, इन सब जगह इनको इफेक्ट पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये सबसे ज़्यादा होता है एल नीनो का पोलर आइस कैप्स पे। आई होप मैंने आप जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया। तो कोई डाउट में कमेंट करके पूछना, मेरी वीडियो को आप शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, बाय।